एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे विचार विमर्श कर रहे थे कि इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी बजानी शुरू कर दी। इससे सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। तानसेन ने एक मनोहर तान सारंगी पर छेड़ी और इससे दरबार का सारा कार्य स्थगित कर दिया गया। चारों ओर से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह लीन होकर तकिए के सहारे लेटे हुए उसे सुन रहे थे। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल दो आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह गुस्से से झल्ला गया और झिड़क कर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मधुर समय पर बंदियों को यहाँ लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बताए भी काम नहीं चल सकता था। कुछ सोच समझकर उसने कहा, जिले इलाही, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बहुत बेढंगा है। इस वजह से मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, बताओ क्या बात है? कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई है। जब मैं वहां गया तो इस अपरिचित व्यक्ति को इस नगर व्यापारी से मारपीट करते हुए देखा। यह अपरिचित व्यक्ति नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। आज बड़े परिश्रम के बाद तुझे पकड़ा है, अब मेरे रुपए वापस कर। इसको झिड़कते हुए नगर व्यापारी बोला, नलायक, दास तो तू है मेरा। तुझे मैं कितने वर्षों से ढूंढ रहा था। भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस में ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन दोनों को गिरफ्तार करके आपके सामने लाया हूं। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे पूछा कि तुम दोनों को इस बारे में क्या बोलना है? नगर सौदागर ने कहा, महाराज, आज 5 वर्ष हो चुके हैं मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं और यह मेरा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक से वहां पहुंच गया और मेरा हाथ पकड़कर तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है ऐसा बोलने लगा। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। मैं इस शहर में बिल्कुल नया नया आया हूं, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। ये जो इस नगर में शेर अली के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, ये इसका फर्जी नाम है। इसका नाम तो नसीबा है और ये मेरा गुलाम है। 7 वर्ष पहले मैं इसे दुकान पर छोड़कर व्यापार के लिए बाहर गया था। मौका पाते ही यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में हूँ। आज 7 वर्ष के बाद यहाँ मिला है। उन दोनों व्यक्तियों की बातें दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों शक्ल से भी अमीरों जैसे ही लग रहे थे। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली मिली और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से या देव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को बोला, महाराज, ये शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। वह शेर अली की तरफ इशारा करके बोला, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था
कि मैंने गुजरात जैसे समर्थशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं, बल्कि बादशाह अकबर की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की यह बात सुनकर अकबर बहुत खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला जरूर चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुम्हारा भी कोई साक्षी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहली बार आया हूं, यहाँ की भाषा तक नहीं जानता और ना ही यहाँ पर मेरा कोई परिचित है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसको साक्षी बनाऊं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूं कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपा करके उचित न्याय कीजिएगा। दोनों लोगों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह अकबर से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दिखाई देता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ समझते हैं। बेचारा कवि गंग घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते किसी और की आवश्यकता क्या है? इसलिए इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही ऐसा चाहता था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, बीरबल, इस मामले को अच्छी तरह से जांच कर न्याय करो। बीरबल ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। बीरबल की कार्यवाही शुरू हुई। उसने दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल नहीं हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल ने उन दोनों सौदागरों को एक जगह पर खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल ने उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि शेर अली अचानक से अलग होकर खड़ा हो गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है, और उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अंत में दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने की ताक में रहता था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ गई और उसका बहुत सा माल लेकर मैं वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। क्योंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ से सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से प्रसिद्ध हो गया हूँ। इतने दिनों की मेहनत से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रसिद्ध किया था, वो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया है। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, इसलिए कृपा करके मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह अकबर ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी के साथ क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सच सिद्ध हुई। अब आपके जिम्मे जो आए सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपराधी नसीबा जीवन की आस लगाकर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य करके बोला, नसीबा, तुम्हारा अपराध प्राण दंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मुझ पर एक उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उस उपकार का कोई बदला नहीं चुकाया, इसलिए तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार में एक काम भी सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार भी किया। बादशाह के मन में विचार आया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल कर दिया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना चाहिए। बादशाह ने 3 पोशाकें मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर खान को
दूसरी बीरबल को और तीसरी नसीबा नाम के उस गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा ने शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफ़ी भी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने घर ले गया और अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वो उसके परिश्रम का फल है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा हुआ धन नसीबा के हवाले कर दिया और खुशी खुशी अपने ईरान देश को लौट गया। दोस्तों, आपको अकबर बीरबल की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।